कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स का बेसिकली मतलब क्या है कि एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया है एंड अब ये चीज जो बनी है ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग, कुछ ना कुछ बॉन्ड बनने की वजह से, दैट आर कॉल्ड एज कंपाउंड। और मिक्सचर्स में सब अलग अलग रहते हैं। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है। मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें ना, जैसे इंग्लिश की अल्फाबेट में हमारे लेटर्स हैं ABCD, ये लेटर्स हैं अल्फाबेट के, तो ये एलिमेंट्स हैं नेचर, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट, एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये जब लेटर्स मिक्स होते हैं तो वर्ड बनते हैं। ऐसे ही ये जब एलिमेंट लेटर्स मिक्स हुए थे वर्ड बने थे, ये एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। वर्ड के अंदर यूजुअली इनकी अपनी लेटर्स की आइडेंटिटी नहीं होती, पूरे वर्ड की आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है, अपने एलिमेंट्स की आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ, क्या जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो कोई लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? तो साइंटिस्ट ने इसके लिए बताया, हाँ लॉज हैं, कि ऐसा नहीं है किसी भी रेशियो में आके कहीं भी रिएक्ट कर जाओ, एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, एक पर्टिकुलर लॉज है। तो बच्चों आज की हमारी हेडिंग है दैट इज लॉज ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कौन कौन से लॉ हैं? तो स्टार्टिंग ऑब्वियसली बहुत सिंपल लॉ से होगी। सबसे पहला लॉ, जो सिंपलेस्ट लॉ, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिन्हें कहते हैं, उन्होंने दिया है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो है कंजर्व रहेगा। तो पहला लॉ उन्होंने दिया, ड्यूरिंग अ रिएक्शन मास इज कंजर्व। कौन सी रिएक्शन? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। मतलब अगर बर्फ ली है और पिघल गई है, 100 ग्राम बर्फ की, तो 100 ग्राम ही पानी बना है। पानी लिया है, बर्फ बना दी है, 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम ही बर्फ होगी। उसका वॉल्यूम भले ही बड़ा छोटा ज्यादा या कम हो जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम लेवोइशियर या लेवॉइसर, जो चाहे प्रोनाउंसिएट कर दें, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइशियर और लेवोइसर ने ये लॉ दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस फिजिकल है या केमिकल है, तो उस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, इस साइन को समेशन कहते हैं, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट किया है, इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जितना रिएक्ट करेगा भैया उतना ही बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब, ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज मास रिमेन्स कंजर्व, वी कांट चेंज मास। कहने का मतलब क्या है बेटा? मास है किस चीज का? मैटर का। तो बेसिकली ये लॉ क्या कह रहा है, हम जो मैटर है ना, जिसे मैटर कहते हैं, एनीथिंग हैविंग मास ऑक्युपाई स्पेस, उस मैटर को ना तो हम बना पा रहे हैं, ना ही उस मैटर को हम खत्म कर पा रहे हैं। तो मैटर कंजर्व रहेगा, ठीक है। और ये लॉ हमें सिर्फ फिजिकल और केमिकल में लगाना है, मतलब किसी में नहीं भी लगाना, न्यूक्लियर में नहीं लगाना। न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन, या एक छोटा सा बॉम्ब होता है, पूरी पूरी बिल्डिंग गिरा देता है, पूरे पूरे शहर उड़ा देता है, एक छोटा सा बॉम्ब। क्यों? कैसे? इतनी एनर्जी क्या है? तो बेसिकली आइंस्टाइन का रिलेशन E इक्वल टू mc² है, यानी m और E इंटर कन्वर्टेबल है, मास एनर्जी में चेंज हो जाता है। यहाँ नहीं करना है क्योंकि ये फिजिकल और केमिकल है। और जहां भी मास एनर्जी में चेंज होगा वो बहुत एनॉर्मस एनर्जी होगी, क्योंकि C की वैल्यू ऑलरेडी 3 × 10⁸ है, उसका भी स्क्वायर करना है, 9 × 10⁻16 से मल्टीप्लाई होगा, तो एनॉर्मस एनर्जी निकलेगी। अगर 0.001 ग्राम भी ना अगर एनर्जी में चेंज हो गया, बहुत थोड़ा सा ग्राम भी एनर्जी में चेंज हुआ, तो एनॉर्मस एनर्जी आएगी। तो बच्चों पॉइंट क्या आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी वॉन लेवोइशर। नामों में कुछ नहीं रखा है, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इतना याद कर लो भैया, इन्हें बहुत
सम्मान देते हैं, इन्होंने बहुत केमिस्ट्री में काम किया है, लवोई सर कह रहे हैं इन्हें, या बल्कि कह रहे हैं पिताजी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बड़े बाप बने घूम रहे हैं, तो अगर बाप बने घूम रहे हैं तो पहला लॉ तो इन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चचा कह ले भाई, लवोई सर चचा ने हमारा ये लॉ दिया है। तो चचा का लॉ क्या है कि ये मतलब बहुत सरल आदमी था ये। चचा क्या कह रहे हैं, अगर भैया तुम्हारे पास पानी है, चीनी है, पत्ती है, चाय भी बन गई है, तो वजन उतना ही रहेगा। बोले हैं चाय का वजन उतना ही रहेगा, पत्ती का वजन? ध्यान दी भैया, छनी हो बिना छनी हो सबका जोड़ का वजन उतना ही रहेगा। मतलब क्या इसका समझना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 गैस उड़ गई। तो अगर तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट मालूम है 100 ग्राम का था और कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हें मालूम है 56 ग्राम वहां है, दैट इज रेसिड्यू, तो 44 ग्राम की CO2 वहां से उड़ी है। तो ये लॉ ये कह रहा है। इस लॉ का यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां मैं इसका शब्द बदल दूंगा। मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि ये लॉ है, मैं वहां शब्द बदल के करूंगा, सोशियोमेट्री में लॉ का नाम रख दूंगा POAC, और वहां हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बात वही है, इस लॉ ने कहा यही है कि मैटर कंजर्व रहता है, या इस लॉ का एक और नाम था लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कि हम मैटर को तोड़ नहीं सकते, इनडिस्ट्रक्टेबल है मैटर। और इसी को आगे चल के हम नाम दे देंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटम कंजर्वेशन, कि भैया जितने एटम रिएक्टेंट में उतने ही एटम प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में एटम बढ़ेंगे नहीं कम नहीं होंगे। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये कि एटम्स ना तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, हाँ उनकी रीयूनियन हो जाएगी, उनकी ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी। तो शुरू में हो सकता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो, 6 कार्बन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, बाद में CO2 बन जाए, लेकिन ये तो गारंटी है कि ग्लूकोज के अंदर जितने कार्बन एटम्स थे उतने ही CO2 में। तो वहां आपको ये POAC समझाएगा कि 1 मोल जब ग्लूकोज फूटेगा तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 6 से कम नहीं बन सकते, 6 से ज्यादा नहीं बन सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग कह रही है, एटम कंजर्वेशन कह रहा है, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। बट वो अब धीरे धीरे पढ़ेंगे कि वो क्या लॉ है, कैसे आता है। तो पहला लॉ का नाम हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन में, गिवन बाय लेवोसियर, फॉलोड बाय क्या लिखेंगे, the total sorry during any physical or chemical change the total mass of reactant is equal to the total mass of product, या जितना रिएक्ट किया उतना बनेगा। हमने लिया एक्सेस में तो उससे कोई मतलब नहीं, जो रिएक्ट किया उतना ही बनेगा। दिस लॉ इज नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शन, बिकॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये लॉ फिजिकल और केमिकल के लिए है, it is not applicable on nuclear reaction. This law is also known as law of indestructibility of matter. यहाँ matter indestructible है, ठीक है। And for stoichiometric relation, we are also using this law as a principle of atom conservation. इस लॉ के न्यूमेरिकल बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, और वो कुछ इस लेवल के होंगे कि उन्होंने N2 दे दिया, 3H2 दे दिया और अमोनिया बन रहा है। और इस रिएक्शन में उन्होंने कहा कि लेट सपोज अमोनिया के 34 ग्राम बने हैं और नाइट्रोजन के 28 ग्राम रिएक्ट किए हैं, तो बताओ भाई हाइड्रोजन के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे। डेफिनेटली इतने ही इजी क्वेश्चन इस लॉ के होते हैं कि टोटल मास रिएक्टेंट का मिला के प्रोडक्ट के बराबर करना है, 28 और 6 रिएक्ट करके 34 बनेंगे, इसलिए आंसर 6 होगा। तो आई होप सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पहला लॉ है, इसमें किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया है, वेरी गुड, टाइप 1 या जो भी, और प्रांजल को क्लियर है एंड नूपुर, जैसे पहले एक दो बच्चों ने दे दिया है, दिव्यंका, जिन्हें क्लियर है वो 1 टाइप कर देंगे। जिन्हें कोई भी चीज पूछनी है वो तो या हैंड रेज कर लीजिए बेटा आप, या फिर आप अनम्यूट होकर पूछ ही लीजिए। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही हैं खुशबू बेटा कि इस लॉ का बेसिकली कहने का मतलब तो यही है ना, ना तो मास बन रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। और यही मैटर वाला पॉइंट था, बट एक लाइन और जरूर जोड़ लेना, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस।
और अगर कोई न्यूक्लियर भी इन्वॉल्व करता है तब बेटा पता क्या कहना होता है, तो हम कहते हैं द सम ऑफ मास एंड एनर्जी, मतलब मास और एनर्जी का सम कंजर्व है, क्योंकि मास एनर्जी में जा सकता है। तो इसलिए इस लॉ का एक वेरिएंट आप कह सकते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में, जब हम कहेंगे तो सम ऑफ मास एनर्जी कहेंगे, और न्यूक्लियर हटा दिया है तो खाली आप कह सकते हैं मास इज कंजर्व, और न्यूमेरिकल में पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन वहां लगाएं। सेकेंड लॉ पे आते हैं बेटा। सेकेंड लॉ के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं इसके मुकाबले। ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या इसको और भी कई नामों से जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट कांस्टेंट कंपोजिशन। तो सेकेंड लॉ में क्या कहा गया है, डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं, प्योर कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वाटर है, तो ये वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, प्योर वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है। बारिश हो रही है वो पानी हो सकता है, अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, या और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे वाटर बन सकता है, तो वाटर वहां पे भी आ सकता है। एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से वाटर आ सकता है, वॉट एवर द सोर्स। तो वाटर अगर है तो ये गारंटेड है, इसमें ये जो दो कंपोनेंट हैं, हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। हाइड्रोजन का बेसिकली मास 2 है और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो ये 1:8 ही आएगा। यानी कहने का मतलब इनका ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। तो बेसिकली वाटर के अंदर 1:8 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। तो व्हाट डज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो प्राउट्स ने दिया था, ठीक है, वैसे हम नाम पे ज्यादा ना जाएं तो चलेगा, प्राउट्स ने ये लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन एनी प्योर कंपाउंड the ratio of their the ratio by mass of their constituent element is always constant। ठीक है, ये रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो इस लॉ का एप्लीकेशन कह लो या न्यूमेरिकल कह लो कैसे आते हैं और कहां ये नहीं लगता है। पहले हम देखते हैं कहां नहीं लगता, ये लॉ कहां फेल होता है, कहां वैलिड नहीं है। तो बेटा ये लॉ कहां नहीं लग रहा है, उसके दो वर्ड्स दिए हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है रिवर्स, रिवर्स ऑफ दिस लॉ। रिवर्स समझते हो ना, उल्टा। रिवर्स हमें लगाना है इन आइसोमर्स। आइसोमर्स में ये लॉ, इस लॉ का रिवर्स जरूरी नहीं है सच हो। मतलब ये एक मैंने फॉर्मूला ले लिया है, दैट इज C2H6O। इस फॉर्मूले के अंदर ये कार्बन है, ऑब्वियसली 2 एटम है तो 12 × 24 ग्राम है, हाइड्रोजन है 6 ग्राम है, और ऑक्सीजन 16 वेट है, तो ये 16 है। तो मैं ये कह सकता हूँ इनके आपस में ये रेशियो आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक। तो C2H6O में ये आपस का रेशियो है 24, 6 एंड 16, और भी डिवाइड आप करना चाहें तो 2 से डिवाइड हो जाए, वॉटेवर, तो ये रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से एक कंपाउंड बन सकता है C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, और इस फॉर्मूले से एक कंपाउंड ये भी बन सकता है CH3OCH3, विच इज नोन एज डाइमिथाइल ईथर या ईथर। ये कंपाउंड केमिस्ट्री में ईथर है और ये कंपाउंड केमिस्ट्री में अल्कोहल है। यानी इससे दो कंपाउंड बन सकते हैं, ईथर भी और अल्कोहल भी। तो पॉइंट ये है, इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है। तो बेटा पॉइंट क्या आ गया, इन कंपाउंड के अंदर रेशियो क्या है, इन दोनों ही कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये रेशियो है, सत्य है, सत्य वचन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये रेशियो है, सत्य वचन, ठीक। अब उल्टा बोल के देखते हैं, क्या ये रेशियो आएगा, क्या जब ये रेशियो आएगा तो यही बनेगा, ये रेशियो जब आएगा तो यही बनेगा, ये नहीं बनेगा क्या,
ये भी बनेगा। तो अगर रेशियो सेम है तो आइसोमर्स में कोई भी आइसोमर बनाया जा सकता है, ये भी और ये भी। मतलब फिर से जरा सोचना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, लिटिल बिट, एक सेकंड। ये बेटा हम बात कह रहे हैं, यहां हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। फिर हमने क्या कहा था, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में रिएक्ट करेंगे वाटर बनेगा। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 है, और जब भी 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे वाटर बनेगा। अब हम यहां क्या कह रहे हैं, इसके अंदर अल्कोहल के अंदर ये रेशियो है, ठीक है, लेकिन इस रेशियो में रिएक्ट करेंगे तो क्या अल्कोहल ही बनेगा? इस रेशियो में अगर रिएक्ट करेंगे तो ईथर भी बन सकता है। तो इन केस ऑफ आइसोमर्स, जहां जहां आइसोमर्स हैं वहां इस लॉ में छोटा सा ट्विस्ट है। वहां हम क्या कहेंगे, द रिवर्स ऑफ दिस लॉ। रिवर्स ऑफ दिस लॉ कहने का मतलब है कि जब भी इसी रेशियो में जब रिएक्ट करेगा तो क्या यही कंपाउंड बनेगा? तो आप कहेंगे इसके अलावा कोई दूसरा आइसोमर भी बन सकता है। एंड द सेकेंड ट्विस्ट, या कहां एक और जगह ये वैलिड नहीं है, सेकेंड है बेटा आइसोटोप में। आइसोटोप आई होप तो सभी बच्चों को पता है, दैट इज द एलिमेंट, या आइसोटोप आर ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मासेस। यानी कार्बन है, लेकिन कार्बन का 12 ग्राम भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, या एटॉमिक मास 12 भी होता है, 14 भी होता है। तो ये रेडियोएक्टिव कार्बन कहलाता है, व्हाटएवर। तो ये कार्बन अगर आपने कहीं लिया है तो इसके 14 ग्राम को हम कहेंगे रिएक्ट कर रहे हैं, या एटॉमिक मास है, जबकि इसके 12। तो अगर CO2 बनानी है तो CO2 इस वाले कार्बन से बनाओगे और इस वाले कार्बन से बनाओगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग आएगा। इट इज अ कॉमन सेंस। इसी को लॉ बनाया गया है, या इस लॉ का ऑब्जेक्शन लगाया गया है। इस लॉ का क्या ऑब्जेक्शन लगाया है कि आपने कहा था कि जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो रेशियो कांस्टेंट आएगा या फिक्स आएगा, डेफिनेट आएगा। तो CO2 में कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कभी तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और कभी 14 ग्राम कार्बन 32 से रिएक्ट कर रहा है। अरे भैया, कार्बन भी तो अलग वाला ले लिया तुमने। अगर कार्बन यही वाला लेते तो 12 और 32 ही रिएक्ट कर रहे होते। अब कभी तुम ये ले रहे हो, कभी ये ले रहे हो, तो आंसर तो अलग आएंगे आएंगे। क्योंकि लॉ में क्या कहा गया था, लॉ किसे कहते हैं, जब सारी कंडीशन सेम हो तो रिजल्ट सेम आएंगे। तुमने कंडीशन ही बदल दी, इसकी जगह ये ले लिया तो कंडीशन ही बदल गई, तो काय का लॉ होगा? तो कहाँ ये लॉ नहीं लग रहा बच्चे, आइसोटोप्स में और आइसोमर्स में। इसीलिए मैंने इसको यहीं रोका है अभी। आइसोटोप और आइसोमर दो जगह इस लॉ का वैलिडेशन, या ये कहें ये वैलिड नहीं है। तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का पहला पॉइंट गिवन बाय प्राउड। In a pure compound, whenever two different elements react, they react in a definite ratio, definite composition or definite proportion, whatever be the source. अगर कोई प्योर कंपाउंड है, उसका सोर्स क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका रेशियो सेम होगा। थर्ड पॉइंट, ये कहां नहीं लगाना है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप, एंड द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोमर। मतलब इफ द रेशियो इज सेम देन द compound may be isomer or different isomers can be formed। मतलब रेशियो सेम है तो जरूरी नहीं यही बनेगा, दूसरा भी बन सकता है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ क्या आएगा, हमारे यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा? तो हमारे यहाँ क्वेश्चन के दो तरीके हैं, या तो थ्योरी या न्यूमेरिकल। थ्योरी आएगी तो डिफाइन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ जाएगा, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो वो 2 या 3 केसेस देंगे, मतलब 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट देंगे, और 3 एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना होगा आपको कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लग रहा है या नहीं लग रहा। वो कैसे केस देंगे, सिंपल भाषा में समझो। सपोज आपसे मैं मोबाइल की बात करता हूं, मोबाइल आप यूज करते हैं और उसका एक टैरिफ प्लान होता है। आपको कोई टैरिफ प्लान समझा रहा है, भाई मैं 1 पैसे में 1 सेकंड की बात करा रहा हूं, ठीक है, 1 पैसे में 1 सेकंड। दूसरा आदमी समझाता है, भाई ऐसा है, ये पता नहीं क्या समझा रहे हैं, हम तुम्हें 1 मिनट बात कराएंगे 60 पैसे में। और बोलो, 1 मिनट बात कराएंगे 60 पैसे में, ठीक है। और लेट सपोज आपने 10 मिनट बात की है, एग्जैक्ट 10 मिनट बात की है, तो पहले वाले से बिल ज्यादा आएगा या दूसरे वाले से ज्यादा आएगा? मतलब किस प्लान से बिल ज्यादा आएगा, 1 पैसा पर सेकंड से या 1 मिनट के 60 सेकंड, सॉरी 1 मिनट के 60 पैसे? तो एक दो बच्चे अगर समझ गए हों क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में 2 अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की गई हैं, बट
बट द आंसर विल बी सेम। क्यों? अगर 1 सेकंड के 1 पैसे हैं तो 60 सेकंड के 60 पैसे होंगे, और 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं, तो उसने बस चालू बंदी करके वो सेकंड की जगह मिनट कह दिया। अब एक आध बच्चा नाटक जरूर करेगा, वो ज्यादा सोचने लगता है, वो मतलब मोबाइल कंपनी का हितैषी हो जाता है। अच्छा, अगर 10 मिनट 1 सेकंड बात की होती तो, अबे भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट 1 सेकंड नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मोबाइल का वो नहीं बनना है, हाँ सिम कार्ड लेके बेचने घूम रही है। यहाँ समझो, यहाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन समझाई जा रही है भाई, मोबाइल नहीं समझाए जा रहे। और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? यहाँ आपको दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट देंगे, दो अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट क्या रहना है वो ध्यान दीजिएगा। वो आपको एक बार ही कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, वाटर बन गया, और इतने ग्राम हाइड्रोजन ने इतने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट की, वाटर बन गया। ठीक है, जरा ध्यान देना, इतने ग्राम हाइड्रोजन और इतने ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्ट की, वाटर बन गया। दोबारा कहेंगे एक और वाटर का सैंपल है जिस सैंपल का वजन जेड ग्राम है और उसमें ऑक्सीजन का वजन ए ग्राम है। अब की जरा ध्यान देना, पूरे वाटर सैंपल का वेट जो है वो जेड ग्राम है, जबकि यहाँ वाटर का वेट नहीं दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिया। तो यहाँ आपको करना क्या है, जब भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल आएगा तो एग्जामिनर यूजुअली ऐसे कंफ्यूज कराएगा। और मैंने देखा अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे x अपॉन वाई कर देते हैं या यहाँ a अपॉन जेड कर देते हैं डायरेक्ट। ये गलती। दिमाग में क्या रखना है आपको? दिमाग में रखना है, हम किसी भी एक चीज की परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज, जैसे सपोज हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाहता हूं, तो यहाँ टोटल वेट कितना आ गया? x प्लस वाई आ गया। टोटल वेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इतना आ गया। और परसेंटेज निकालने का तरीका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 होता है। तो वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 से यहां आ गया आपका हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब मेरे को यहां हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। ये जेड ग्राम तो टोटल वेट है, ए ग्राम ऑक्सीजन वेट है। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर जेड ग्राम टोटल वेट है उसमें से ए ग्राम ऑक्सीजन का वेट है, तो टोटल में से ए हटा दूं तो खाली बचा क्या? हाइड्रोजन। और मैं यहाँ परसेंटेज हाइड्रोजन की ही निकाल रहा हूं, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ क्या आएगा? जेड माइनस ए अपॉन टोटल वेट जेड ही है इंटू 100। तो ये लॉ आपको ऐसे लगाना है। तो पॉइंट क्या है, जो गलती होती है हमसे बच्चों, वो क्या है कि इसमें ये 2, 3, 4 एक्सपेरिमेंट्स दे देंगे, कंडीशंस दे देंगे, और आप किसी एक चीज पे स्टिक रहिएगा। जैसे अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं एलिमेंट हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की ही परसेंटेज निकालिएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन ऊपर, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड नीचे इंटू 100। और अगर आपने यहाँ ये किया है तो यहाँ पे भी कोशिश करिएगा दिख जाए आपको हाइड्रोजन का वेट कितना है। अब बच्चे यहाँ आके गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे या तो सपोज दैट उन्होंने जल्दबाजी में जेड ही रख दिया, जबकि जेड तो पूरे वाटर का वेट है। कई बार ए अपॉन जेड रख देते हैं, ये तो भैया ऑक्सीजन का वेट था। तो हाइड्रोजन का वेट पहले निकालिए, डिवाइड टोटल से करिए, ये करिए। और इस वाले केस में तो अधिकतर मैंने देखा है गलती क्या करते हैं, एक्स अपॉन वाई इंटू 100, वो एक्स प्लस वाई नीचे करते ही नहीं। और अगर आप यहाँ खाली एक्स और वाई का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एक्स और वाई का रेशियो ले लीजिए, वो भी सेम आएगा। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 कहते हैं, वैसे यहाँ अगर आप इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी इन दोनों का रेशियो बताइएगा। ये गलती मत करिएगा, पहले एक्सपेरिमेंट में तो आप हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट कर रहे थे और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन कर रहे हैं, ये गलती नहीं हो। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक इनके न्यूमेरिकल में जब प्रूफ करने को आती है वो इन क्वेश्चंस में आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है, जब भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करेंगे किसी एक एलिमेंट से स्टिक हो जाएंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे इन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, और वो परसेंटेज सेम आनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज एलिमेंट की निकालने के लिए वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज दिख जाएगी, एंड दिस परसेंटेज मस्ट बी सेम। बताइए बेटा, सेकंड लॉ हुआ हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विच इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट कंपोजिशन, कि कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा, और ये कहां लगना है कहां नहीं लगना किसने दिया? क्लियर है तो 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है तो हैंड रेज करिए। ओके, क्लियर है, न्यूमेरिकल अप्रोच क्लियर है इसकी, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो जितने बच्चों ने बता दिया है
ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इनकी न्यूमेरिकल अप्रोच भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। नाउ द थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। हाँ, मैं बेटा एक एक करके इसके ना न्यूमेरिकल दूंगा अभी, ठीक है। आप कभी कहना ठीक है साथ साथ ही दे दे तो और अच्छा हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट है। वैसे मैंने आपको काफी सारे भेज दिए हैं मटेरियल, अच्छा इसमें तो अभी प्रिंट होंगे, एक मिनट है। ओके, ठीक है। मैंने डीपीपी में भी शायद मिल जाएगा आपको, यहाँ भी मिल जाएगा, एक सेकंड। एक दो बच्चे कह रहे हैं ना साथ में ही करा देते, एक दो क्वेश्चन तो अच्छा है, और ट्विस्ट वाले करा दीजिए और अच्छा होगा, ठीक है। ओके, दिस वन, ओके। भाई नीचे आ जाइए, नीचे ना आ रही है। भाई साहब नीचे आ जाए, यहाँ तो सही है, यहाँ आते गड़बड़ हो गई। ओके, ये तो चौथा पन्ना है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सही पेज खुला है, और अभी देख लेते हैं क्यों नाटक कर रहा। अरे नाटक ही कर रहा है। चलिए बेटा, इसमें ना क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि ये अभी पता नहीं क्यों इनलार्ज नहीं हो रहा अभी मुझसे। हो गया, नाटक ज्यादा ही कर रही है अभी। अरे भैया नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ना आ रही है, ये भी गुस्से में है। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 को पढ़ रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, और ये फाइल शायद मैंने भेज रखी है तो ठीक है, नहीं तो अभी भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ के सुना रहा हूँ। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड by ignition of the nitrate gives 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ना, यहीं से कट करके आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा दूं, मुझसे दिख क्यों नहीं रहा टूल कोई। अरे हटो यार, इस में लिख दूंगा। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ द नाइट्रेट गिव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। 2.16 ग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है, मैंने उसे लैंग्वेज को रिएक्शन में चेंज कर दिया है कि कॉपर के 2.6 ग्राम से HNO3 से रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड से कॉपर ऑक्साइड बन गया है, और 2.16 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड गर्म किया था उससे कॉपर ऑक्साइड बना बेटा 2.70, तो ये 2.70 ग्राम बना है, ठीक है बच्चों। नाउ इसके बाद क्या कहा गया है, in another experiment 1.15 gram of copper oxide on reduction with hydrogen, in another experiment, ये experiment 1 था, in another experiment 1.15 gram of copper oxide on reduction with copper, on reduction with hydrogen gives 0.92 gram of copper, शायद इतना दे रखा है, ठीक है। give 0.92 gram of copper, show that it is the law of definite proportion। तो क्वेश्चन पूरा आपके सामने लिखता है, थोड़ा सा एक बारी मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये 2.16 ग्राम जो है ना, ये इस कॉपर के है, ठीक है, और ये भी हटा ही दूं है। ओके, तो जो ग्रुपिंग करना चाह रहा था मैं वो हो नहीं है, पूरी ग्रुप हो रहा है।
सॉरी, बेसिकली ये क्वेश्चन है, मैं ऐसे कितनी बार लिखूंगा है बेटा, ये क्वेश्चन है, कॉपर का मेटल लिया, इसकी HNO3 से रिएक्शन की और जो भी कुछ बना उसे हीट किया और फिर कॉपर ऑक्साइड बना जो कि 2.70 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड 2.70 ग्राम का बना और ये 2.16 ग्राम कॉपर था। और इसके बाद सेकेंड में कहा है कॉपर ऑक्साइड जो था वो कॉपर में रिड्यूस हुआ है, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से 0.92 ग्राम कॉपर मिल रहा है। ये दो क्वेश्चन है या ये दो चीजें गिवन है। अब आपसे कहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूफ करके दिखाइए। कैसे करते हैं प्रूफ? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ सपोज मैं परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल रहा हूं दोनों में, परसेंटेज ऑफ कॉपर इस कंपाउंड में इन कॉपर ऑक्साइड, पहले मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट मार्क कर दिया तो सेकंड एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। तो बेटा वेट ऑफ कॉपर ऊपर आएगा, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट ऑफ कॉपर, ये कॉपर है तो यहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वेट ऑफ कॉपर, ये टोटल वेट ऑफ कंपाउंड है 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द सेकेंड कंपाउंड। इसे आप कैलकुलेटर से करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि पहले कंपाउंड में पहले वाले कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकलेगी। ठीक है, अब मैं जरा पहले वाले कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालता हूं। अब पहले वाले कंपाउंड में जरा ध्यान से देखना, कॉपर ऑक्साइड के हैं 2.70 ग्राम और ये कॉपर यहीं से आया है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो वही है वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100। ठीक है, CuO में ही देख रहे हैं, वेट ऑफ कॉपर है 2.16, टोटल वेट है 2.70 है ना, इनटू 100। तो बेटा जरा ये दोनों कैलकुलेशन आप करके देखिए। एक कैलकुलेशन है 0.92 अपॉन 1.15 और दूसरी है 2.16 अपॉन 2.70। तो आप बेटा 8% तो बड़ा कम लग रहा है, इनटू 100 भी करेंगे ना शायद 80% आपका आ रहा हो शायद। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट करके देख के तुरंत बता दीजिए क्या है। आई होप तो यस, क्लियर है इसका मतलब, वेरी गुड। ठीक है, तो दोनों में सेम आ रहा है नहीं आ रहा आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो अगर सेम आएगा तो इट शोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इस शीट का, और इसमें यहाँ था शो दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, लेकिन काफी बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको इग्नोर करके किया। मैं अब आपको ये वाली शीट अभी पास ऑन करूंगा और इस शीट में सारे क्वेश्चन मतलब अप टू एंड जितने क्वेश्चन है वो सब लॉ के ही हैं। ठीक है, ये तो नहीं है हैंड क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे लॉ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम हमारे दो लॉ हो चुके हैं। पहला लॉ हो गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बेटा दूसरा लॉ हुआ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ हो गए हैं, ये लवॉइसर ने दिया था, ये प्राउड्स ने दिया है, और तीसरा लॉ आ रहा है अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये है तीसरा लॉ, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड इट इज गिवन बाय डाल्टन। ये लॉ डाल्टन ने दिया है, तो हम इसे मजाक मजाक में कह देते हैं डाल्डे का लॉ है, डाल्डा कह रहा है कोई लॉ में। ओके ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। दो बच्चों ने कहा कि फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन है, सेकंड लॉ के। बेटा मैंने ना व्हाट एवर मैंने ये आपको कहा ना, जो अभी शीट दूंगा उसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब आपको दिख नहीं रहा है, आई एम सॉरी। इसमें ये है 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड weighing 10 gram. It is observed that 2.2 gram of CO2 is released. The residue left weight 12 gram. Show that it is law of conservation of mass. आ जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस पेज में है, लगभग 20 क्वेश्चन। तो ये आपको जैसे ही शीट मिलेगी इसमें सारे लॉज के क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिएगा, समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा। तो पहला हुआ हमारा लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आगे लगाएंगे POAC की तरह। दूसरा लॉ हो गया डेफिनेट। अब लॉ की बात कर रहे हैं मल्टीपल।
मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया है डाल्टन ने, और हम मजाक में कह देते हैं डाल्डा का लॉ है। डाल्डा क्या कहता है? अबे डाल्डा में जरूर थोड़ी समोसे ही तलोगे, है छोले भटूरे भी बन सकते हैं और भी चीजें बन सकती। तो इस लॉ का क्या कहना है कि डेफिनेट, इट इज नॉट डेफिनेट। अच्छा बेटा ठीक है खुशबू, मैं उसे चेक करके अभी बताता हूँ आपको, है ना। एक बच्चे ने अभी नोटिस किया है कि शायद पिछले वाले में परसेंटेज सेम नहीं आ रही, तो अभी मैं एक बार दोबारा उसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ डेफिनेट समझाने के बाद। ठीक है, हो सकता है हमने क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि ना वो उस पेज से इस पेज में लाते समय थोड़ा सा हो सकता हो गया। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अरे भाई रुक जा, रुक जा। बेटा खुशबू बाकी सब कह रहे हैं एकदम सही है, सब 80% है, तो हो सकता है कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो अभी हम देख लेंगे। तो डाल्डा का लॉ क्या है बेटा? बेसिकली जैसे अंग्रेजी में होता है ना, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग करते हैं अंग्रेजी से कि लेटर्स थे उसको एलिमेंट माना था, और फिर जब लेटर्स कंबाइन हुए तो वर्ड बने, वर्ड को हमने क्या कह दिया था? कंपाउंड, है ना। अब बेटा ये माइक जिसका भी ऑन है प्लीज स्विच ऑफ करिए, म्यूट करिए। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन के उसी एग्जाम्पल से। जैसे कहीं कहना नो, तो नो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नो है, लेकिन वो आई नो वाला भी नो होता है, NOW वाला भी, और NO वाला भी नो होता है। दैट मीन वर्ड एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, बट मीनिंग अलग हो सकते हैं। या कई बार स्पेलिंग भी एक ही होती है, फिर भी मीनिंग अलग हो सकते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। तो कहने का मतलब क्या है इस लॉ का कि जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, जब भी आप सेम लेटर्स लेके काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सेम लेटर से एक ही कंपाउंड या एक ही वर्ड बने। ठीक है, अगर मैंने आपको 4-5 लेटर दे दिए हैं तो आप फंबल करके कुछ और वर्ड भी बना सकते हो ना। सेम ये लॉ कह रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि दो एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या जरूरी है एक ही कंपाउंड बनाए? मतलब कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करने आए हैं तो क्या जरूरी है कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा? ना 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 ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बोनेट भी बन सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें भी, ऑक्सिलेट भी बन सकता है, और भी कोई चीज बन सकती है। तो अगर दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो जरूरी है कि एक ही बनेगा? ना, दूसरा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, दो से ज्यादा बन सकते हैं। तो इस लॉ का मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या कहना है कि दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। अब प्रूफ कैसे करें कि एक से ज्यादा बने, ये दोनों अलग अलग हैं, प्रूफ कैसे करें? तो इस लॉ ने ये कहा है, आप क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दो, किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दो। मतलब अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो आपने कार्बन का वेट फिक्स कर दिया, एकदम फिक्स, दोनों एक्सपेरिमेंट में या दोनों कंपाउंड्स में कार्बन का वेट फिक्स कर दिया। अब देखा ऑक्सीजन कितनी कितनी रिएक्ट कर रही, और जब हमने ऑक्सीजन कितनी कितनी रिएक्ट कर रही देखा तो उसकी वैल्यू अलग अलग आई, सेम नहीं आई। सेम आती तो डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाता, एक ही प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग आई। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए हैं, एक कंपाउंड बना कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड बना कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा अभी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में हमने ये कह दिया है कि यहाँ पे कार्बन के 12 ग्राम है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 12 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन के 12 ग्राम है। तो यहां मैंने 12 ग्राम फिक्स मान लिया, 12 ग्राम कांस्टेंट कर लिया। बट याद रखना, न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो किसी भी एलिमेंट के जब फिक्स करोगे यूनिटरी अप्रोच, 1 ग्राम को फिक्स करोगे। ये तो एग्जाम्पल है इसलिए मैंने 12-12 फिक्स कर लिए। तुम्हें हमेशा न्यूमेरिकल में किसी भी एक एलिमेंट के 1 ग्राम करने हैं, 12 नहीं करने, 1 ही ग्राम करने। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का वेट 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है लेकिन इसका वेट 32 है। तो ये हो गया फिक्स वेट, ये फिक्स हो गया, लेकिन ये हो गया मेरा बेटा वेरिएबल वेट। ये फिक्स थोड़ी है, एक 16 और एक 32, ये वेरिएबल है। दैट मीन्स एक का फिक्स वेट होगा और दूसरे का वेरिएबल। तो इस लॉ के सेंटेंस को मैंने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। एनसीईआरटी या कहीं जहां लॉ दिया वो एक ही सेंटेंस है, लेकिन 3 पार्ट्स में समझा रहा हूं। पहला पार्ट हमारा क्या हुआ,
जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। दो एलिमेंट की रिएक्शन के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है। दूसरा, किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स करो, दूसरे का वेरिएबल वेट आएगा। जैसे कार्बन का वेट 12 फिक्स किया है तो ऑक्सीजन का 16 और 32 आया है। एक का वेट फिक्स करने पे दूसरे का वेरिएबल आएगा, लेकिन जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल करोगे, किसी एक एलिमेंट का वेट जब फिक्स करोगे 1 ग्राम करोगे और दूसरे का अलग अलग आएगा। और अगर दूसरे का सेम आ गया गलती से, डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाएगा। दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे एक से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। दूसरा सेंटेंस एक एलिमेंट का वेट फिक्स करेंगे तो दूसरे का वेरिएबल आएगा। तीसरा सेंटेंस बोर्ड पे लिख दिया है। ये जो वेरिएबल वेट आएंगे, इनको, इन वेरिएबल वेट को आपस में रेशियो अगर देखेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। 1 2 2 3 2 5 छोटे छोटे रेशियो आएंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। मतलब ये नहीं आएगा 97:237, ये कभी नहीं आएगा। एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो जो लॉ एक सेंटेंस में दे रखा है, हमने उसके 3 सेंटेंस कर दिए हैं। पहला सेंटेंस, 2 एलिमेंट में रिएक्ट टू गिव मोर देन 1 कंपाउंड। दूसरा सेंटेंस, with the fixed weight of one element, the weight of other element reacting will be variable. या with the fixed weight of one element, comma, the variable weights of other elements are reacting. एक एलिमेंट का फिक्स, दूसरे का वेरिएबल वेट होगा। तीसरा सेंटेंस, these variable masses, वेट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि mg होता है वेट में, यहाँ ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं करनी तो खाली m लेते हैं। these variable masses bears a simple whole number ratio. इन वेरिएबल मासेस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। 16:32 है तो 1:2 हो गया। और इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। पहले दो लॉ में हमने बार बार पढ़ा था, कहां नहीं लग रहे। लॉ ऑफ डेफिनेट कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा था भैया न्यूक्लियर में मत लगाना, डेफिनेट प्रोपोर्शन में कहा था मत लगाना, आइसोमर्स हो जाए या उसका रिवर्स है सब आइसोमर्स में, या आइसोटोप हो जाए तो रेशियो बदल सकता है। ये लॉ लग जाएगा, ये लॉ डायरेक्ट है, इसके लिए कोई लिमिटेशन खास ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम रखनी पड़ेगी, वो कॉमन सेंस है। तो ये मत कहना अच्छा अगर यहाँ कार्बन 14 वाला लेने लॉ लग जाएगा, अरे भैया कंडीशन सेम रखनी पड़ेगी, तो इस लॉ में ज्यादा तीसरा मत करिएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्लियर है, अभी एग्जांपल बताऊंगा, पहले डेफिनेशन क्लियर है। क्लियर है, वन टाइप करो, नहीं टू टाइप। ओके, निष्का क्लियर, नुपुर क्लियर एंड अदिति समय क्लियर, गुड। बाकी 4 बच्चों समझ में आया है? प्रांजल प्रगति क्लियर। मेरे को क्या नाम देख के पूछना पड़ेगा? नहीं, लाक्ष आशुतोष क्लियर, दिव्यांका एंड आशुतोष चौधरी। ओके, ये भैया का नाम आया, ये नाम बड़ा अजीब आया है, फिर भी सूर्यांश या श्रेयांश जैसा लग रहा है मुझे। रुद्राक्ष क्लियर, वेरी गुड। तो ये लॉ आपको समझ में आ गया है। अब इस लॉ का एप्लीकेशन या एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं शीट का एक क्वेश्चन पढ़ के करा दे रहा हूँ। शीट का क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड इज 42.9 and in other is 27.3. Carbon and oxygen are known to form 2 compounds. ठीक है, क्वेश्चन है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बारे में। इन वन ऑफ द कंपाउंड द कार्बन कंटेंट इज 42.9% and in other compound the carbon content is 27.3%. somewhat ये वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, somewhat 42.9 27/3। ठीक है, अब मेरे तो वैसे ही मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के ना कई बार लगता है भाई चाहते क्या है। वो कह रहा है 2 कंपाउंड बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन में, 42 है परसेंटेज, दूसरे में कार्बन 27 है परसेंटेज। तुम्हें दिख ना रहा दोनों में कार्बन कंटेंट अलग अलग है। जब कार्बन कंटेंट या परसेंटेज अलग है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन तो हो ही गया। अब कह रहे नहीं हम, वो तो हम भी जानते हैं मल्टीपल है, कह रहे प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ, हेंस प्रूव्ड लिख के दिखाओ। तो करना कैसे, आपको उसी पॉइंट पे स्टिक रहना है, एक का फिक्स वेट दूसरे का वेरिएबल। तो यहां पे हम पहले निकालेंगे कार्बन के 1 ग्राम से ऑक्सीजन के कितने ग्राम रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के। तो केस 1 में आप कहेंगे बेटा लेट वी हैव 100 ग्राम कंपाउंड, लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ ईच कंपाउंड।
हर कंपाउंड के 100 ग्राम है। तो पहले वाले केस फर्स्ट में आप कह सकते हैं 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद, बेटा ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिंग विद 100 में से इसे माइनस करिए, शायद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये पहली लाइन हो गई 42.9 ग्राम कार्बन रिएक्टिंग विद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन। अब मैंने कार्बन को फिक्स किया है, 1 ग्राम कार्बन इज रिएक्टिंग विद, बेटा 1 ग्राम कार्बन है तो 57.1 अपॉन 42.9, इसे सॉल्व करना है। और ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट ले लिया 1.33, या ये कहो मुझे ध्यान है ये 1.33 आता है। सेकेंड केस, अब ये तुम फिर से अंग्रेजी लिखोगे, लेट वी हैव 100 ग्राम दिस वाज, और इसमें है 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद, अब 100 में 27 घटाओ 72 है ना, 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और फिर से वही, ये ऑक्सीजन बना ली, ये कार्बन बना लिए, फिर 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 72.7 अपॉन 27.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जब तुमने सॉल्व किया तो ये 2.66 आ गया। फिर क्या करेंगे, विद 1 ग्राम, 1 है ये, 1 ग्राम ऑफ कार्बन द वेरिएबल वेट या मासेस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग, ठीक है, वेरिएबल मासेस एंड देयर रेशियो इज, इनका रेशियो निकालेंगे, पहले में आएगा 1.33, दूसरे में आया 2.66, ये है वेट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद 1 ग्राम कार्बन इन फर्स्ट कंपाउंड, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद 1 ग्राम कार्बन इन द सेकेंड कंपाउंड, और ये रेशियो 1:2 आ गया। फिर हम कहेंगे एज with 1 gram carbon, the weight of oxygen reacting bears a simple whole number ratio 1:2, hence proved it follows law of multiple proportion। इससे प्रूफ होता है ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, hence proof it follows law of multiple proportion। तो यहाँ गलती क्या नहीं करनी है एग्जाम में, कई बार बच्चे ऑक्सीजन की वैल्यू निकाले बिना ही रेशियो निकालने लगते हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लीजिएगा कि 1 ग्राम कार्बन से कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं, कई बार बच्चे क्या करते हैं 27.3 और यहाँ 100 लिख लेते हैं, फिर 1 ग्राम 100 अपॉन 27.3 तो गड़बड़ आएगा। तो आपने करना क्या है, दोनों, मैंने ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन किया था, ये मैंने अब रिवर्स करके देखिएगा, पीछे बैक करके देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय रीश्योर कर लेता हूं अपने आप को, भैया दोनों एलिमेंट्स ही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ही है, कहीं ऐसा तो नहीं एक कार्बन और दूसरा पूरा कंपाउंड हो। तो दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसे ही फॉलो करना है, ये ना हो कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड। तो ये दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग करेंगे तो आपका आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें ये अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 से दिख रहा है मुझे, इसमें भी यही प्रूफ करना है। ठीक है, लॉ ऑफ, सॉरी 7th में कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूफ करना है, 8th में मल्टीपल है, 9th में मल्टीपल है, 10th में मल्टीपल है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12 मल्टीपल है, 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन इसका अभी शीट में आपको भेज दूंगा बेटा, तो शीट ग्रुप में डाल दूंगा, और जो ग्रुप में नहीं है उनको अलग से भेज दूंगा। हाँ, ग्रुप में वो बच्चे नहीं हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं, ठीक है, जो भी ट्रायल कह रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा अजीब सा शब्द है ट्रायल ले रहे हैं, वो उनके लिए है, वॉट एवर द मैटर। तो अब हम करेंगे क्या, इस शीट को ग्रुप में, और जिसको ना मिले वो आपस में शेयर कर लेना एक दूसरे से। और कल ये 3 लॉ हमारे पूरे हो चुके हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब 2 लॉ, या कहने के लिए 3 लॉ और हैं अगर आप पढ़ना चाहेंगे। एक होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो बुक से हटा दिया गया है वैसे तो, फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा एक हिंट दे दो, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है वो, लेकिन अच्छा लॉ है वो। और एक लॉ है गे-लुसेक्स लॉ, नाम ही अजीब है बेचारे का, गे-लुसेक्स लॉ, और एक है एवोगैड्रो लॉ। तो बेसिकली गे-लुसेक्स और एवोगैड्रो लॉ पढ़ना है हमें, इसके बाद वो हम कल पढ़ेंगे। इन 3 लॉ में कोई भी डाउट है तो टाइप 1, नहीं है डाउट टाइप 2, सॉरी उल्टा बोल गया, आपको समझ में आ गया हो तो 1 टाइप करिएगा, कोई डाउट ना हो। ये तीनों लॉ क्लियर है एग्जैक्ट, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चंस करिए,
फिर रिवर्ट करिए। वेरी गुड। ये जो हमने पैकेज दिया है उसमें भी क्वेश्चन है, आप वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़े हैं एक दो बच्चे कि क्या उसमें क्वेश्चन है, उसमें भी है। और अगर आप उसमें बस छांटने पड़ेंगे, और इसमें मैं आपको डायरेक्ट इसी लॉ के क्वेश्चन भेज दूंगा शीट में, ये अंतर। ठीक है, चलिए, दैट्स इनफ फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। नहीं बेटा, 5 बजे की क्लास एक दो दिन के लिए होल्ड की है, थैंक यू एक सर। दो बच्चे पूछते हैं 5 बजे की क्लास। हाँ बेटा, ये शीट्स जो जो हम डेली पढ़ाते हैं उसकी डेली शीट्स मिलेंगी, आप चिंता ना करें। मतलब एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा उस टॉपिक की शीट मिल जाएगी। अब टाइटल्स नहीं है तो कई बार बुक से डायरेक्ट फोटो खींच के क्रॉप करके भेजूंगा, और अगर टाइटल्स या ओपन हो जाता है लॉकडाउन तो फिर वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर।